हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप शुक्ला आपका स्टडी अड्डा में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी, आपकी पढ़ाई बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो आज मैं आपके लिए लेकर के हाजिर हूं CUET का प्रैक्टिस टेस्ट 5th का सेकेंड पार्ट। और जिस सब्जेक्ट के हम लोग क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं वो सब्जेक्ट आपको पता है कि क्या सब्जेक्ट है। वो सब्जेक्ट है हमारा मैथ। तो अभी तक जो है हम 4 प्रैक्टिस टेस्ट कंप्लीट कर चुके हैं। 5वें का फर्स्ट पार्ट भी आपका कंप्लीट हो चुका है। हर एक प्रैक्टिस टेस्ट आपको 2 पार्टों में मिलता है। दोनों पार्टों को मिला करके जो है आपको 25 से 26 क्वेश्चन आपके टोटल जो है आपको मिलते हैं। तो जिन्होंने अभी तक वो चारों प्रैक्टिस टेस्ट सॉल्व नहीं किए हैं, 5वें का फर्स्ट पार्ट भी सॉल्व नहीं किया, ठीक है ना, तो उनको ज़रूर एक बार आप कर लीजिए ताकि आपकी भी तैयारी बहुत ही बेहतरीन हो सके, बहुत अच्छी हो सके, ताकि आप भी जो है CUET में बहुत अच्छा स्कोर कर सके। CUET का जो एग्ज़ाम है वो आपका मई में है, ठीक है, जैसा कि आप सबको पता ही है। और जो है उसमें आपका जो सेक्शन 3rd आएगा उसमें मैथ, रीजनिंग और जनरल नॉलेज से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है ना। 25 क्वेश्चन तीनों पार्टों से आएंगे। तो टोटल आपके 75 क्वेश्चन होंगे। आपको 60 क्वेश्चन करने हैं 60 मिनट में। तो चलिए आज क्लास को स्टार्ट करते हैं। और जिन्होंने अभी तक इसके फर्स्ट पार्ट को नहीं देखा वो उसको जरूर देख ले, ठीक है ना। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन और टेस्ट 5th का जो है 13th नंबर का क्वेश्चन, जो कि फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने 12 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। तो अब ये जो क्वेश्चन आपका स्टार्ट होगा 13th नंबर से स्टार्ट होगा। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन और टेस्ट 5th का आपका जो है 13th नंबर का क्वेश्चन। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं और फिर क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, ठीक है ना, उसके आधार पर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि A does half as much work as B in 3/4 of the time. If together they take 18 days to complete the work, how much time will be alone take to do it? A 3/4 समय में B से आधा काम करता है। ये दोनों मिलकर कार्य को पूरा करने में 18 दिन का समय लेते हैं। तो B अकेला उस कार्य को करने में कितना समय लेगा? 40 डेज लेगा, 30 डेज लेगा, कि जो है आपका 45 डेज होगा कि 50 डेज होगा। तो यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर कह रहा है कि A जो है A डज हाफ एज मच वर्क एज B इन 3/4 ऑफ द टाइम। तो अब अगर मैं A और B की बात करता हूं तो जो देखो यहाँ पर फ्रैक्शन की बात हो रही है, तो एक A है और एक B है। कह रहा है जो A है वो 3/4 समय में B जो काम करता है उसका आधा काम कर लेता है। वो 3/4 टाइम में वह B के काम का आधा काम कर लेता है। तो अगर मैं इनके इफिशियंसी की बात करूं, देखो तो यहाँ पे दिया गया है कि जो A है वो 3/4 टाइम में B के काम का आधा काम कर लेता है। B अगर 1 काम करता है जो है तो वह उसका 1/2 काम कर लेता है। कितने समय में? 3/4 टाइम में। क्लियर है? A जो है 3/4 टाइम में B के काम का आधा काम कर लेता है। तो यहाँ पे अगर मैं A और B के जो है रेशियो की बात करूँ तो ये निकल के कितना आएगा? A/B इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 4/3 × 2। तो 2 2 ज़ा 4, तो ये हो जाएगा आपका 2/3। कितना हो जाएगा? 2/3, ठीक है ना। तो यहाँ से A और B की आप इफिशियंसी निकाल लेंगे। देखो कितनी इफिशियंसी आ जाएगी। अगर मैं बात करूँ तो A की इफिशियंसी आ जाएगी 2 यूनिट पर डे। 2 यूनिट पर डे काम कर रहा है, ठीक है ना। और B की इफिशियंसी कितनी है? तो आपने कहा 3 यूनिट पर डे। 3 यूनिट पर डे ये वर्क कर रहा है, ठीक है ना। यहाँ से क्या निकल के आएगी? इफिशियंसी। तो A रेशियो भी कितना निकल जाएगा? 2:3। तो A जो है एक दिन में 2 यूनिट काम करता है और B जो है एक दिन में 3 यूनिट काम करता है। अब देखो करा कि दोनों मिलकर के अगर काम को 18 दिन में पूरा कर देते हैं तो B को अकेला इस काम को करने में कितना समय लगेगा? तो आपने कहा कि यहाँ पर देखो A रेशियो B कितना दिया है? आपने कहा A रेशियो B कितना दिया गया है? तो आपने कहा ये दिया गया है आपका 2:3। कितना दिया गया है? 2:3।
तो दोनों की मिला के इफिशियंसी कितनी है? तो आपने कहा दोनों की मिला के इफिशियंसी कितनी है? तो आपने कहा 5। अच्छा, इसमें B की इफिशियंसी कितनी है? 3। दोनों मिलकर के कितने दिन में काम कर लेते हैं? 18 दिन में। तो B अकेला कितने दिन में कर लेगा? तो यहां पे जो है हम निकालते हैं B alone टू डू इट। कितना है आपका? तो आपने कहा कि 18 दिन में दोनों मिलके काम करते हैं। दोनों की इफिशियंसी कितनी है? इंटू 5। यहाँ से टोटल वर्क निकाल आएगा। बी की इफिशियंसी कितनी है? 3 6 जा आपका हो जाएगा 18, 6 5 जा 30। तो बी को जो है अकेले इस काम को करने में 30 डेज लग जाएंगे। बी को अकेले इस काम को करने में 30 डेज लग जाएंगे। क्लियर है? बी अकेला इस काम को जो है 30 डेज में कंप्लीट कर देगा। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाए। क्लियर है? समझ में आया कैसे? भाई यहां पे देखो कह रहा है कि जो ए है वो 3/4 टाइम में बी का हाफ वर्क कर लेता है, बी का आधा काम कर लेता है। तो यहां से ए और बी की क्या निकल के आई? इफिशियंसी निकल के आई कि भाई ए जो है एक दिन में 2 यूनिट काम करता है, बी जो है एक दिन में 3 यूनिट काम करता है। दोनों की मिला के इफिशियंसी 5 है। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा? 18 इंटू 5, चूंकि दोनों मिलकर के 18 दिन में कंप्लीट कर लेते हैं काम। ठीक है ना? तो बी अकेला कितने दिन में कर लेगा? तो यहाँ पे आपने 3 से भाग दे दिया, कितना आ जाएगा? 30 डेज। अगर हम ए की बात करें तो यहाँ जो जाएगा आपका ए कितना हो जाएगा? A2 है तो 2 9 जा कितना हो जाएगा आपका? 18, 9 4 5 जा 45। तो ए अकेला जो है कर लेगा इसको 45 डेज में, और जो है बी अकेला कर देगा 30 डेज में। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 और आज क्लास का सेकंड क्वेश्चन है। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड कर लीजिए। क्वेश्चन कहे क्या रहा है? क्वेश्चन है कि इफ cos अल्फा अपॉन साइन बीटा इक्वल्स टू n एंड cos अल्फा अपॉन cos बीटा इक्वल्स टू m, देन द वैल्यू ऑफ cos स्क्वायर बीटा इज। आपको cos स्क्वायर बीटा की वैल्यू बतानी है, क्या होगी? इन चारों में कौन सा आपका सही आंसर होगा? तो यहां पे देखिए, अगर देखें तो क्या दिया गया है? पहले दिया गया है आपको cos अल्फा, ये दिया गया है आपको cos अल्फा अपॉन साइन बीटा इक्वल्स टू दिया गया है आपका n। तो अगर मैं आपसे कहूं कि मैं इसको इस प्रकार से लिख दूं कि cos अल्फा इक्वल्स टू n इंटू साइन बीटा, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना? वही तो लिखा हुआ है। इसी प्रकार से सेकंड में देखो दिया गया है cos अल्फा अपॉन cos बीटा इक्वल्स टू कितना है आपका m। तो मैंने इसको यहां पे लिख लिया कि cos अल्फा इक्वल्स टू m इंटू cos बीटा। क्लियर है? अब देखो यहां पर भी cos अल्फा है और यहां पर भी cos अल्फा है, तो ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। ये दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। तो यहां पे देखो क्या हो जाएगा आपका n इंटू साइन बीटा इक्वल्स टू m इंटू cos बीटा। अब दोनों तरफ का मैं स्क्वायर कर लेता हूं। दोनों तरफ का क्या कर लेता हूं? मैं स्क्वायर कर लेता हूं। देखो इसका भी मैंने स्क्वायर कर दिया और इसका भी मैंने स्क्वायर कर दिया। तो ये कितना हो जाएगा आपका? n स्क्वायर एंड साइन स्क्वायर बीटा, और ये हो जाएगा आपका m स्क्वायर एंड cos स्क्वायर बीटा। ठीक है ना? अब देखो आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? आपका 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो अगर मैं कहूं कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाए, तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। भाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो आप बोलेंगे 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। ये क्लियर है? ठीक है ना? अब यहां पे हम वैल्यू मैं इसकी रख देता हूं। तो देखो जरा, जब यहां पे मैं इसकी वैल्यू को रखूंगा तो इसको मैं लिख दूंगा n स्क्वायर इंटू 1 माइनस cos स्क्वायर बीटा। ठीक है ना? इक्वल्स टू m स्क्वायर
इंटू कॉस स्क्वायर बीटा। अब यहाँ पे जब मैं इसका n का अंदर जो है मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये जाएगा n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा इक्वल्स टू m स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर बीटा। ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पर जरा इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं तो क्या आएगा आगे आपका। अब यहाँ पर देखो इसको इधर ले आते हैं तो ये हो जाएगा आपका n स्क्वायर इक्वल्स टू m स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा प्लस n स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा। कॉस स्क्वायर बीटा को अगर मैं बाहर कर लेता हूँ तो ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर बीटा और ब्रैकेट में बचेगा आपका m स्क्वायर प्लस का आपका n स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर बीटा इक्वल्स टू हो जाएगा आपका n स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। और इसी की वैल्यू तो आपको चाहिए थी, इसी की वैल्यू तो आपको चाहिए थी, कॉस स्क्वायर बीटा की ही तो वैल्यू हमें चाहिए थी। तो यहाँ पे क्या जाएगा आपका n स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर प्लस आपका जो है n स्क्वायर। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, क्लियर है। तो किसी भी क्वेश्चन को देख के तुरंत नहीं समझ, ये सोचना चाहिए कि भाई ये बहुत टफ है, उसको लगाइए तो एक बार, आपको देखेंगे कि आप जैसे उसको लगाते जाएंगे चीजें आपको क्लियर, हाँ बस कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, चीजें आपको पता होनी चाहिए ताकि आप आसानी से चीजों को कर सके। ठीक है ना। तो यहां पर देखिए आपका क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर बीटा की ही तो वैल्यू आपको चाहिए थी, तो कॉस स्क्वायर बीटा इक्वल टू आ जाएगा आपका n स्क्वायर अपॉन आपका m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 15 है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन को सबसे पहले रीड कर लेते हैं और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन को पहले रीड करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि इफ अ रेक्टेंगुलर पेपर ऑफ लेंथ 6 सेंटीमीटर एंड विथ 3 सेंटीमीटर इज रोल्ड टू फॉर्म अ सिलेंडर विथ हाइट इक्वल्स टू द विथ ऑफ द पेपर, देन इट्स बेस रेडियस इन सेंटीमीटर इज। यदि 6 सेंटीमीटर लंबाई और 3 सेंटीमीटर चौड़ाई का एक आयताकार कागज लपेट कर कागज की चौड़ाई के बराबर ऊंचाई वाला एक बेलन बनाया जाता है तो उसके आधार की त्रिज्या सेंटीमीटर में कितनी है। 6/पाई है कि 3/पाई है कि 3/2 है कि 9/2 पाई है। देखो जरा, यहां पर एक कागज है आपके पास, कुछ ऐसा, इस प्रकार का कुछ कागज है। ठीक है ना, कुछ ऐसा कागज है। ठीक है, अब कह रहा है इस कागज को जो है मोड़ करके, ठीक है ना, इस कागज को लपेट करके, ठीक है, इस कागज की जो है लंबाई कितनी है। तो आपने कहा कि ये लंबाई है 6 सेंटीमीटर और ये चौड़ाई है आपकी 3 सेंटीमीटर। ठीक है ना, और इसको एक इस प्रकार से रोल करके एक सिलेंडर बनाया जाता है जिसकी हाइट जो है वह इस कागज की जो है विड्थ अर्थात चौड़ाई के बराबर है। अब जो है इसको लपेट के कुछ ऐसा आप देखेंगे, ऐसा कुछ सिलेंडर बनेगा, ऐसा। ठीक है ना, ऐसा सिलेंडर कुछ बना दिया गया। ठीक है, जिसमें ये जो है हाइट है, ये कितनी है आपकी, ये है 3 सेंटीमीटर, और जो ये आपकी जो ये लेंथ थी इसको क्या कर दिया गया, फोल्ड कर दिया गया। तो ये क्या बन गया, ये उसका जो है जो नीचे आपका ये सर्कल बना, इसकी सरकमफेरेंस बन गई, इस अर्थात ये इसकी परिधि बन गई। ठीक है ना भाई, इस प्रकार से रोल कर दिया गया तो इस प्रकार से कुछ ये सिलेंडर बन जाएगा। तो अब जो है यहां पर देखो, ये आपका सरकमफेरेंस है, ये आपका सरकमफेरेंस है। तो कह रहा है कि बेलन बनाया जाता है तो उसके आधार की त्रिज्या क्या है, आपको ये बताना है, ये आपको इसकी वैल्यू बताना है कि इसकी वैल्यू कितनी होगी। ठीक है ना, ये सेंटर पॉइंट हो जाएगा, इसकी वैल्यू आपको बतानी है। तो अब यहां पर देखिए भाई, ये तो एक क्या बन गया, आपका वृत्त बन गया। ठीक है ना, एक सर्कल बन गया। ठीक है, जब सर्कल बन गया तो यहां पे आप देखेंगे कि सर्कल का सरकमफेरेंस कितना होता है। ठीक है ना, सरकमफेरेंस कितना होता है, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल कितना होता है, आपने कहा 2πr।
अब ये 2 पाई आर किसके बराबर में हो जाएगा? तो आपने कहा ये 2 पाई आर बराबर में हो जाएगा आपके 6 सेंटीमीटर के। क्यों? क्योंकि जो ये आपका सरकमफेरेंस है वो उसकी लंबाई को ही तो फोल्ड करके बना हुआ है, तो उसकी लंबाई कितनी है आपकी 6 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 6 सेंटीमीटर के बराबर। तो यहाँ पे हमको r की वैल्यू चाहिए, तो r बराबर हो जाएगा आपका 6/2 पाई, तो 2 3 जा 6, तो ये आ जाएगा आपका 3/पाई। r की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3/पाई। तो यहाँ पे ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, पाई की वैल्यू हमें वहां रखनी नहीं है क्योंकि वहां पे 3/पाई आपको ऑप्शन में दिया गया है। तो r जो रेडियस है जो आपको यहां से ये निकालना था, ये कितना है आपका, कितना निकल के आएगा? 3/पाई। तो ऑप्शन जो है आपका बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गया? तो भाई ये जो आपकी उसकी चौड़ाई थी वह उसकी क्या बन गई? ऊंचाई, और जो उसकी लंबाई थी जब उसको फोल्ड कर दिया गया तो वही तो उसका सरकमफेरेंस बन गया, उसका जो है क्या बन गया? वृत्त की परिधि बन गई। तो सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है? 2 पाई आर, तो 2 पाई आर बराबर 6 के, तो यहाँ पे r बराबर किससे हो जाएगा? 3/पाई के हो जाएगा। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 है। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि द स्पीड ऑफ द 3 कार्स इन द रेशियो 2:3:4, द रेशियो ऑफ द टाइम टेकन बाई दीज कार्स टू ट्रेवल द सेम डिस्टेंस इज। 3 कारों की गति 2:3:4 के अनुपात में है। समान दूरी तय करने में इन कारों द्वारा लिए गए समय का अनुपात क्या है? 2:3:4 है कि 4:3:2 है कि 4:3:6 है कि 6:4:3 है? तो देखिए भाई, अगर यहां पर हम बात करते हैं तो कोई भी डिस्टेंस, ठीक है ना, कोई भी डिस्टेंस को तय करने में, ठीक है, जो आपका समय लगता है वो स्पीड के अकॉर्डिंग लगता है। भाई अगर स्पीड ज़्यादा होगी तो समय कम लगेगा, स्पीड कम होगी तो समय ज़्यादा लगेगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि टाइम इज, हम कह सकते हैं कि टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड। प्रोपोर्शनल टू स्पीड, ठीक है ना भाई। जो आपका टाइम है वो स्पीड के अकॉर्डिंग ही तो लगता है। तो अब यहां पर देखो भाई, आपका स्पीड कितना दिया गया है? 3 कारें, मान लो एक ए है, एक बी है और एक आपका सी है। तो इसका जो है स्पीड है 2:3:4, ठीक है ना। तो अब देखो ये तो स्पीड का रेशियो, तो टाइम का रेशियो क्या निकल के आएगा? तीनों का एलसीएम ले लो, तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। तो टाइम कितना लग जाएगा? 2 6 जा 12, 3 4 जा 12, 4 3 जा 12। ये आपका जो है टाइम का रेशियो आ जाएगा। क्लियर है? तो 6:4:3 आ जाएगा। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, कह सकते हैं एकदम हलवा क्वेश्चन, ठीक है ना। क्वेश्चन में कुछ नहीं है। तो जो आपका टाइम होता है वह स्पीड के जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, अर्थात जो टाइम लगता है किसी भी डिस्टेंस को तय करने में वह स्पीड के अकॉर्डिंग लगेगा। स्पीड ज़्यादा समय कम, स्पीड कम समय ज़्यादा, ठीक है ना। तो भाई स्पीड का रेशियो दिया गया था 2:3:4, तीनों का हमने एलसीएम निकाला, कितना टोटल दूरी कितनी हो गई? 12। अब चूंकि तीनों को समान दूरी तय करनी है, जितना ए करेगा उतना बी करना है, उसी को सी को करना है। तो तीनों की जो है ये आपका एलसीएम हो जाएगा 12। तो 2 6 जा 12, 3 4 जा 12, 4 3 जा 12। तो ये इनके टाइम का रेशियो निकल के आया 6:4:3। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका 17 नंबर का क्वेश्चन है। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है भाई? क्वेश्चन कह रहा है कि द एरिया ऑफ द रेगुलर हेक्सागन ऑफ साइड 2√3 सेंटीमीटर इज। एक खष्टभुज का आपसे क्षेत्रफल पूछा जिसकी साइड आपको दी गई, जिसकी भुजा आपको दी गई है 2√3। तो क्या होगा उसका एरिया? 18√3 सेंटीमीटर स्क्वायर
कि आपका जो है 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, कि 12√3 सेंटीमीटर क्यूब, कि आपका 27√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, ठीक है ना, क्या आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर होगा यहाँ पर ये, ठीक है। चलिए अब जरा देखते हैं। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, बहुत सिंपल, केवल आपको जो है अब फार्मूला पता होना चाहिए। इसका फार्मूला क्या होता है आपका, एरिया ऑफ हेक्सागन क्या होता है, रेगुलर हेक्सागन क्या होता है। अगर मैं आपसे फार्मूले की बात करूं कि एरिया ऑफ रेगुलर हेक्सागन, रेगुलर हेक्सागन, तो इसका फार्मूला क्या होता है, ये होता है आपका 3√3 अपॉन 2 इंटू साइड का स्क्वायर, इंटू साइड का स्क्वायर, ठीक है ना। ये इसका फार्मूला होता है। क्या होता है, एरिया ऑफ रेगुलर हेक्सागन 3√3 अपॉन 2 इंटू साइड का स्क्वायर। अब साइड कितनी दी गई है, साइड कितनी दी गई है, तो आपने कहा कि साइड दी गई है 2√3, कितना दिया गया, 2√3 दिया गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे साइड रख दो, कितना आ जाएगा एरिया आपका, कितना निकल के आएगा। तो अगर हम बात करें एरिया की, एरिया ऑफ रेगुलर हेक्सागन की, तो जाएगा 3√3 अपॉन 2 इंटू हो जाएगा 2√3 का होल ऑफ स्क्वायर। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, जाएगा 3√3 अपॉन 2, और ये हो जाएगा आपका 2 का स्क्वायर तो 4 हो जाएगा, और √3 का स्क्वायर तो 3 आ जाएगा, ठीक है ना। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, और इन सब का मल्टीप्लाई कर लो, तो 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18√3 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा। आपका 18√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। तो कितना निकल के आएगा, एरिया ऑफ रेगुलर हेक्सागन 18√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो फार्मूला क्या होता है, क्लियर है। तो ध्यान रखिएगा कि एरिया ऑफ रेगुलर हेक्सागन का फार्मूला होता है आपका 3√3 अपॉन 2 इंटू साइड का स्क्वायर। क्लियर है। तो साइड कितनी दी गई थी आपकी 2√3, तो यहाँ पे हमने उसका स्क्वायर कर दिया, तो देखो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3। तो यहाँ से कितना निकल गया आपका 18√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन को सबसे पहले रीड करते हैं और फिर क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे हमेशा की तरह, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्वेश्चन को रीड कर लीजिए। द हाइट ऑफ ए ट्री इज 10 मीटर। इट इज बेंट बाय द विंड इन सच अ वे दैट इट्स टॉप touch the ground and makes an angle of 60 degree with the ground. At what height from the bottom did the tree get bent? √3 की वैल्यू आपको लेना है 1.732। एक पेड़ की ऊंचाई 10 मीटर है। यह हवा से इस तरह मुड़ा हुआ है कि इसका शीर्ष जमीन को छूता है और जमीन के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ नीचे से कितनी ऊंचाई पर मुड़ा? √3 की वैल्यू कितनी लेनी है आपको? 1.732। तो अब यहाँ पे बताइए कौन सा आपका सही आंसर होगा। कितनी ऊंचाई पर मुड़ा है? 4.64 मीटर पर, कि आपका 5.32 मीटर पर, कि आपका 6.50 मीटर पर, कि 7.5 मीटर पर। तो देखिए क्वेश्चन जो है आपसे पूछा गया हाइट एंड डिस्टेंस टेस्ट, ठीक है ना। एक पेड़ है जिसकी ऊंचाई कितनी है? 10 मीटर है, ठीक है। और जो है ये है आपका जो है इसका जो शीर्ष है, जो इसका शीर्ष है पेड़ का, वो इस प्रकार से मुड़ जाता है कि उसका जो शीर्ष जो जमीन को छूता है तो 60 डिग्री का एंगल बनाता है। तो हम कह सकते हैं कि एक पेड़ है यहाँ पर इस प्रकार से कुछ, ठीक है ना, और यहाँ से इसका शीर्ष यहाँ से ऐसे मुड़ जाता है, और जब मुड़ता है तो यह जमीन के साथ यहाँ पर 60 डिग्री का एंगल बनाता है, ठीक है ना। अब देखो अगर आप इसको x मान लो कि भाई यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई अगर x है और यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई आपकी h है, जो शीर्ष झुकता है उसकी ऊंचाई h है, और जो ये आपका जो है ये जड़ से लेकर के जो यहाँ तक का आपका पार्ट है ये आपका x है।
तो यहां पर आपको देखो दिया गया है कि h प्लस एक्स बराबर आपका 10 मीटर। कितना दिया गया है? h प्लस एक्स बराबर 10 दिया गया भाई। पेड़ की जो ऊंचाई है वो 10 मीटर है, तो h प्लस एक्स बराबर कितना है आपका 10 मीटर। अब कह रहा है कि जो भाई उसका जो शीर्ष मुड़ जाता है हवा की वजह से, बेंट हो जाता है, वो जो है जमीन को जब छूता है तो 60 डिग्री का एंगल बनाता है। तो ये पार्ट मुड़ गया, हमने मान लिया कि भाई h पार्ट मुड़ा हुआ है, ये पार्ट जमीन से लगा हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पे h प्लस एक्स बराबर आपको 10 मीटर दिया गया है। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि h बराबर क्या हो जाएगा, तो आपने कहा 10 माइनस एक्स हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ तक बात क्लियर। अब देखो यहाँ पर जो है हम लेते हैं साइन 60 डिग्री, ठीक है ना, क्योंकि साइन थीटा बराबर होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन आपका हाइपोटेनस, अर्थात P अपॉन H। इसको हम ऐसे भी याद कर सकते हैं, लाल बटे कक्का, ठीक है ना, LAL अपॉन KKA। L का मतलब होता है लंब, ठीक है ना, और A का मतलब होता है आधार, और K का मतलब होता है कर्ण। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, ठीक है ना, अर्थात परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो यहां पर देखो अगर हम बात करें, यहां पर देखो अगर हम बात करें तो साइन थीटा अर्थात साइन 60 डिग्री बराबर हो जाएगा आपका लंब कितना है आपका x अपॉन हो जाएगा h, ठीक है ना, क्योंकि जो है इसका परपेंडिकुलर कितना है x है, और आपका जो है हाइपोटेनस कितना है h है। अब देखो यहाँ पर अगर इसको हम सॉल्व करें तो x अपॉन कितना हो जाएगा, h की वैल्यू यहाँ पर रख दो 10 माइनस एक्स, ठीक है ना, और साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, तो आपने कहा होता है √3/2, √3/2 इक्वल्स टू x अपॉन 10 माइनस एक्स। अब यहाँ से जरा x की वैल्यू निकालो कितनी आएगी, देखो जरा इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, इसके इसमें मल्टीप्लाई कर दो तो जाएगा 10√3 माइनस √3x इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 2x, ठीक है ना। अब x को एक तरफ कर लो तो ये हो जाएगा आपका जो है, ये हो जाएगा 2x प्लस √3x इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 10√3। तो अगर मैं आपसे कहूं कि x बराबर क्या हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा आपका 10√3 अपॉन आपका हो जाएगा 2 प्लस √3। क्या हो जाएगा 2 प्लस √3, भाई x कॉमन ले लो, ठीक है, क्या बचेगा 2 प्लस √3 बचेगा, तो x बराबर क्या होगा 10√3 अपॉन 2 प्लस √3। अब यहाँ पर देखो आप जो है यहाँ पे डिनोमिनेटर का क्या कर लो आप जो है इसका जो है रेशनलाइजेशन कर दो, अर्थात हर का परमेयीकरण कर दो। तो हर का जब हम परमेयीकरण करेंगे तो यहाँ पर देखो जब रेशनलाइजेशन होता है तो जो सिंबल है वो आपका बदल जाता है। अगर यहाँ प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, अगर माइनस होता तो प्लस होता, तो ये हो जाता आपका x इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 10√3 मल्टीप्लाई कर लो 2 माइनस √3 से अपॉन हो जाएगा आपका 2 प्लस √3 का मल्टीप्लाई करना है आपको 2 माइनस √3 से, ठीक है ना। तो जब इसका आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो इसकी वैल्यू तो 1 आ जाएगी, ठीक है ना। इसकी जरा वैल्यू निकालो कितनी आ जाएगी, तो ये हो जाएगा आपका जो है 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 2 जा 20√3, ठीक है ना। फिर 2 का मल्टीप्लाई फिर 3 का मल्टीप्लाई कर लो तो कितना हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा 10, तो 10 और 3 कितना हो जाएगा आपका माइनस का 30 हो जाएगा, कितना हो जाएगा माइनस का 30, ठीक है ना। भाई देखो 2 का मल्टीप्लाई किया तो 20√3 हो जाएगा, और फिर √3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 इंटू √3 आपका 3 हो जाएगा, तो 10 इंटू 3 आपका 30 आ जाएगा, और नीचे अपन आपका आएगा 1, इसकी वैल्यू आपकी 1 हो जाएगी। भाई जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो 2 2 जा कितना हो जाएगा 4, 4 माइनस 3 आ जाएगा, 4 माइनस 3 का मतलब हो गया 1। क्लियर है? अब देखो x बराबर है आपका 20√3। अब √3 की वैल्यू आपको लेनी है, √3 की वैल्यू आपको लेनी है 1.732। तो यहाँ पर देखो जो है हो जाएगा 20 इंटू 1.732, और इससे माइनस कर दो आप 30, इससे माइनस कर दो आप 30। तो जरा एक काम करो 1.732 में आप 20 का मल्टीप्लाई कर दो, या 2 का मल्टीप्लाई कर लो, कितने का मल्टीप्लाई कर लो 2 का मल्टीप्लाई कर लो, तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6,
2 7 जा कितना हो जाएगा, 2 7 जा 14, 1 आपका होल्ड हुआ, 2 1 जा 2 और आपका जो है 2 1 जा 2 और 1 कितना हो जाएगा आपका 3। अब देखो यहाँ पे आपका 0 भी तो आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 34.640, कितना आ जाएगा आपका ये जगह 34.64 माइनस कर दो आप 30, तो कितना आ जाएगा आपका ये 4.64 सेंटीमीटर सॉरी मीटर, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको x की वैल्यू ही तो चाहिए थी, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपको जो है 4.64 मीटर। भैया आपको यही तो चाहिए, कि यही तो पूछ रहा है कि एट व्हाट हाइट फ्रॉम द बॉटम डिड द ट्री गेट बेंट। तो यहाँ से देखो ये बॉटम है, ये यहाँ से मुड़ रहा है, तो इसकी वैल्यू तो आपको चाहिए थी, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4.64 मीटर। यहाँ से जो है ये ट्री क्या हो जाता है, मुड़ जाता है, अर्थात यहाँ से जो है ये ट्री क्या होता है, मुड़ जाता है। मुड़े हुए का अगर निकालना है तो आप इसको माइनस कर दो, तो h की वैल्यू निकल जाएगी कि भाई कितना पार्ट उसका मुड़ा हुआ है। बेंट पार्ट अगर पूछा जाएगा तो आप जो है इसको माइनस कर दो तो आपको h की वैल्यू मिल जाएगी। लेकिन हमसे पूछ रहा है कि बॉटम से जो है वो कितना बॉटम से जो है ट्री आपका कहाँ से मुड़ गया, तो बॉटम से यहाँ तक की लंबाई कितनी है आपकी 4.64 मीटर, और यहाँ से फिर वह जो है मुड़ जाता है। क्लियर है, तो ऑप्शन जो है आपका ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर, तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर जरा देखते हैं भाई क्या होगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन है आपका जो है कि अ पुलिसमैन स्टार्ट टू चेज अ थीप, व्हेन द थीप गोज टू स्टेप्स द पुलिसमैन मूव्स 8 स्टेप्स, when the thief goes 10 steps the policeman moves 8 steps, 5 steps of the policeman is equals to 7 steps of the thief. The ratio of the speed of the policeman and the thief is, एक पुलिसकर्मी एक चोर का पीछा करता है, पीछा करना शुरू करता है। जब चोर 10 कदम चलता है तो पुलिसकर्मी 8 कदम चलता है। पुलिसकर्मी के 5 कदम चोर के 7 कदम के बराबर होते हैं। तो पुलिसकर्मी और चोर की गति का अनुपात क्या है? तो देखो भाई, जो पुलिस वाला है उसकी गति तो ज़्यादा होगी तभी तो चोर को पकड़ पाएगा, अगर कम होगी तो चोर को तो पकड़ ही नहीं पाएगा, तो भाग जाएगा फिर, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो आपको दिया गया है सबसे पहले कि जो 5 स्टेप्स ऑफ द पुलिसमैन इज इक्वल्स टू 7 स्टेप्स ऑफ द थीफ। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो आपको दिया गया है गिवन दैट 5 स्टेप्स ऑफ पुलिसमैन अर्थात 5p इक्वल्स टू 7, ठीक है। p का मतलब हो गया पुलिसमैन और t का मतलब हो गया थीफ। क्लियर है, तो दिया गया ना कि भाई जो पुलिसमैन के 5 स्टेप्स हैं वो आपके थीफ के 7 स्टेप के बराबर है। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो p बराबर क्या हो जाएगा, p बराबर हो जाएगा आपका 7/5t, 7/5t, ठीक है ना, 7/5t। अब देखो शुरुआत में कह रहा है कि when the thief goes 10 steps the policeman moves 8 steps। तो अगर मैं बात करूं कि स्पीड ऑफ द पुलिसमैन, अगर मैं रेशियो की बात करूं तो स्पीड ऑफ द पुलिसमैन अपॉन स्पीड ऑफ द थीफ, अपॉन स्पीड ऑफ द थीफ, स्पीड ऑफ द थीफ, स्पीड ऑफ द थीफ। तो आपने कहा कि ये किसके बराबर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा जो है 8p/10t के, नहीं हो जाएगा भाई। जब जो है थीफ 10 स्टेप चलता है तो पुलिसमैन 8 स्टेप चलता है, तो यहाँ पे आपका 8p/10t के हो जाएगा। अब देखो p की वैल्यू आपको पता है कितनी है, तो ये हो जाएगा 8 × 7/5t अपॉन हो जाएगा आपका 10t। ये t से t कैंसिल हो जाएगा तो कितना रेशियो निकल के आएगा, जाएगा 8 × 7/5 × 10, ठीक है ना। तो 2 4 जा 8 और 2 5 जा 10, तो
तो ये हो जाएगा आपका 28/25, तो रेशियो निकल के आ जाएगा आपका 28/25, 28/25। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना भाई, पुलिस की स्पीड तो ज़्यादा होगी ना थीप से, तभी तो वह थीप को पकड़ पाएगा, कम होगी थीप तो भाग जाएगा। क्या तुम भागते रहो भाई, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे जो है पुलिसमैन की स्पीड कितनी हो जाएगी 28 और थीप की स्पीड कितनी है आपकी 25। क्लियर है, तो रेशियो कितना आ जाएगा आपका 28/25। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन को पहले रीड कर लेते हैं और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है आपका जो है कि अ शॉपकीपर ऑफर्स सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 20%, 10% and 5% respectively on a Titan watch which is marked at 1500 rupees. He offers successive discount of 20%, 20% and 10% respectively on a Ajanta watch which is marked at 2000 rupees. What is the difference between their selling price? एक दुकानदार टाइटन घड़ी पर क्रमशः 20%, 10% और 5% की क्रमिक छूट प्रदान करता है, जिस पर 1500 रुपये अंकित है। वह अजंता घड़ी पर क्रमशः 20%, 20% और 10% की क्रमिक छूट प्रदान करता है, जिस पर 2000 रुपये अंकित है। उनके विक्रय मूल्यों के बीच कितना अंतर है? ठीक है ना, अर्थात जो आपकी टाइटन की वॉच बेची गई और जो आपका जो है अजंता की वॉच बेची गई, तो उन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 152 रुपीज़ का है कि 126 रुपीज़ का है कि ओनली 26 रुपीज़ का है कि कोई भी डिफरेंस नहीं है, 0 रुपीज़ का डिफरेंस है। जितने में टाइटन वॉच बेची उतने में ही जो है उसने अजंता की वॉच भी बेची। तो देखिए भाई, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। अब यहाँ पर देखो जो है एक घड़ी किसकी है, टाइटन की है, और एक घड़ी किसकी है, आपकी अजंता की है। तो अगर मैं बात करूं कि सेलिंग प्राइस ऑफ टाइटन वॉच, एसपी ऑफ टाइटन वॉच, सेलिंग प्राइस ऑफ टाइटन वॉच, ठीक है। अब टाइटन वॉच पर कितना डिस्काउंट है? 20%, 10% और 5% का। मार्क प्राइस कितना है आपका? 1500, ठीक है ना। तो जो मार्क प्राइस है उसी पर तो डिस्काउंट है। तो अगर मैं बात करूं कि सेलिंग प्राइस ऑफ टाइटन वॉच, ठीक है ना, टाइटन वॉच कितना आ जाएगा आपका? तो आपने कहा कि इसका जो मार्क प्राइस है वो है 1500 और इस पर पहले दिया गया 20% का डिस्काउंट, अर्थात लिया गया 80%, ठीक है ना। तो 80/100 हो जाएगा। फिर दिया गया आपका 10% का, तो लिया गया 90% पैसा अपॉन 100 हो जाएगा। फिर लिया गया 5% का डिस्काउंट दिया गया, तो हो जाएगा 95/100। डिस्काउंट मतलब छूट दी गई, ठीक है ना। डिस्काउंट मतलब क्या होगा? उसको इतनी छूट दे दी गई। तो पहले 20% तो अर्थात 80% पैसा लिया गया, फिर 10% का, फिर 5% का। तो जो आपका मार्क प्राइस है उस पर 3 सक्सेसिव आपके डिस्काउंट दिए गए, 20%, 10% और 5%। तो अब देखो यहाँ से जो है सेलिंग प्राइस किसका निकल के आएगा? आपका जो है टाइटन वॉच का कितना निकलेगा? जरा इसको सॉल्व कर लो भाई। तो यहाँ से देखो ये दोनों जीरो से ये दोनों जीरो कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों जीरो से ये दोनों जीरो कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है ना। 5 से कैंसिल हो, 5 3 जा 15, 5 2 जा आपका हो जाएगा 10। फिर 4 से कैंसिल कर दो, 4 2 जा 8 और 4 5 जा 20। 5 से इसको कैंसिल कर दो, 19 आ जाएगा, ठीक है ना। ये मल्टीप्लाई कर लो, 19 9 जा कितना हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका 171 इंटू आप कर दो 6, कितना आ जाएगा आपका जो है? ये आ जाएगा जो है 6 1 जा 6, 6 7 जा 42, 4 आपका होल्ड हुआ, 6 1 जा 6 और 4 हो जाएगा आपका 10। तो सेलिंग प्राइस ऑफ टाइटन वॉच कितना हो गया? 1026 रुपीज। कितना हो गया आपका? 1026 रुपीज। अब आप निकालो एसपी ऑफ अजंता वॉच, एसपी ऑफ अजंता वॉच, ठीक है ना। क्योंकि अजंता वॉच पे कितनी आपकी सक्सेसिव डिस्काउंट है? 20%, 20% और 10% का, ठीक है ना। तो आपका जो है सेलिंग प्राइस ऑफ अजंता वॉच, तो इसका मार्क प्राइस कितना है? 2000 रुपीज़। जो अजंता वॉच है उसका मार्क प्राइस कितना है आपका? 2000 रुपीज़। तो 2000 में आपको जो है डिस्काउंट दिया गया पहले 20% का,
तो 20% है तो 80/100, फिर 20% तो 80/100, और फिर आपका 10% तो 90/100। क्लियर है? अब देखो ये दोनों जीरो से दोनों जीरो कैंसिल हो गए, इस जीरो से एक जीरो और कैंसिल हो गया, इस जीरो से एक जीरो और कैंसिल हो गया, ये दोनों जीरो से ये दोनों जीरो कैंसिल हो गए। तो इन सब का जरा आपस में मल्टीप्लाई कर लो, कितना आएगा? तो ये हो जाएगा आपका जो है 8 8 जा 64, तो 2 8 जा हो जाएगा आपका 2 इंटू 64 इंटू 9, ये कितना हो जाएगा आपका 9 4 जा 36, ठीक है ना। 3 आपका होल्ड हुआ, 9 6 जा आपका हो जाता 54 और 3 हो जाएगा 57, तो 2 इंटू 576, जरा इसका मल्टीप्लाई कर लो। 2 6 जा 12, 1 होल्ड हुआ, 2 7 जा 14 और 1 हो जाएगा 15, 1 होल्ड हुआ, 2 5 जा 10 और 1 हो जाएगा 11। तो अजंता जो वॉच है उसका सेलिंग प्राइस कितना है आपका 1152 रुपीज, ठीक है ना, इतना डिस्काउंट देने के बाद। तो दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, दोनों के सेलिंग प्राइस में डिफरेंस कितना है? डिफरेंस बिटवीन सेलिंग प्राइस ऑफ अजंता एंड सेलिंग प्राइस ऑफ टाइटन वॉच। तो यहां पर देखो सेलिंग प्राइस ऑफ अजंता वॉच कितना है 1152 रुपीज, और सेलिंग प्राइस ऑफ टाइटन वॉच कितना है 1026 रुपीज। कितने का डिफरेंस आ जाएगा? तो 12 में से 6 गया तो 6, यहाँ बचेगा 4 में से 2 गया 2 और 1, 126 रुपए का डिफरेंस आएगा। 126 रुपीज का दोनों के सेलिंग प्राइस में डिफरेंस आएगा। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। दोनों के सेलिंग प्राइस में कितने रुपए का डिफरेंस है 126 रुपीज का। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, 21 नंबर का क्वेश्चन है। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं, क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है कि इफ x माइनस 1/x इक्वल्स टू 5 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4। ठीक है ना, इसकी वैल्यू क्या होगी? तो बहुत सिंपल सा, देखिए इसको कैसे करना है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको दिया गया है x माइनस 1/x इक्वल्स टू 5, ठीक है ना, और आपको पूछा है कि x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4 की वैल्यू क्या होगी। तो आप क्या करिए, इसका एक बार पहले स्क्वायर करिए। एक बार जब आपने इसका स्क्वायर कर दिया कितना हो जाएगा x माइनस 1/x का जब हम स्क्वायर कर देंगे, ठीक है ना। अब इसकी वैल्यू किसके बराबर है 5 के, इसका जब स्क्वायर का कितना आएगा आपका ये, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस, ठीक है ना भाई, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a भी होता है, तो ये माइनस का हो जाएगा 2 इंटू x इंटू 1/x। अब इसकी वैल्यू कितनी है 5 है, इसकी वैल्यू कितनी है 5 है, तो ये हो जाएगा आपका 5 का स्क्वायर इक्वल्स टू x के पावर 2 प्लस 1/x के पावर 2 माइनस 2। तो ये हो जाएगा आपका कितना, ये हो जाएगा 25 इक्वल्स टू x के पावर 2 प्लस 1/x के पावर 2 माइनस 2। तो यहाँ पर देखो अगर मैं बात करूँ तो ये आ जाएगा आपका x के पावर 2 प्लस 1/x के पावर 2 इक्वल्स टू आ जाएगा आपका 27। कितना आ जाएगा आपका 27। यहाँ तक बात क्लियर है? अभी आपको इसकी वैल्यू नहीं, आपको चाहिए x के पावर 4, तो अब इसका एक बार स्क्वायर और कर दीजिए, इसका एक बार स्क्वायर और कर देंगे। देखो जब आप x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का जब आप स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4 प्लस 2 आपका बचेगा, प्लस 2 ही तो बचेगा, क्योंकि ये हो जाएगा 2 इंटू a इंटू b, तो x स्क्वायर इंटू 1/x स्क्वायर, तो x स्क्वायर से x स्क्वायर कट जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा आपका प्लस का 2। अब देखो इसकी वैल्यू कितनी है 27, तो 27 का होल ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस का आपका 2। यहाँ पे जब आपको चाहिए वैल्यू इसकी, आपको इसकी वैल्यू चाहिए, तो जब ये हो जाएगा तो x स्क्वायर प्लस 1 नहीं, x स्क्वायर नहीं, x के पावर 4 क्या आ जाएगा x के पावर 4, ठीक है ना। यहाँ पे होना चाहिए x के पावर 4, x के पावर 4, यहाँ भी x के पावर 4, तो यहाँ पे हो जाएगा x के पावर 4
यक्स के पावर 4 प्लस 1 अपॉन यक्स के पावर 4 इक्वल्स टू 27 का स्क्वायर कितना होता है 729 और ये माइनस का हो जाएगा 2 तो ये आ जाएगा आपका 727। तो ये देखो यक्स के पावर 4 प्लस 1 अपॉन यक्स के पावर 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, ये वैल्यू आ जाएगी जो है आपकी 727 और इसी की वैल्यू तो आपको चाहिए थी यक्स के पावर 4 प्लस 1 अपॉन यक्स के पावर 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 727। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है। और इसी की वैल्यू तो आपको पता करनी थी कि यक्स के पावर 4 प्लस 1 अपॉन यक्स के पावर 4 की वैल्यू क्या होगी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, अब देखिए ये क्वेश्चन आपका जो है पाई चार्ट पर दिया गया है, ये आपको एक पाई चार्ट दिया गया है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को रीड कर लीजिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, चार्ट को रीड कर लीजिए और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है ना, ये पाई चार्ट आपका दिया गया है। क्वेश्चन कह रहा है, अब देखो ये जो डायरेक्शन है वो क्वेश्चन नंबर 22 से 24 तक जाएंगे। ठीक है ना, जो डायरेक्शन है आपका क्वेश्चन का ये 22 से 24 तक काम करेगा कि द फॉलोइंग पाई चार्ट गिव्स द मार्क्स स्कोर्ड इन एन एग्जामिनेशन बाय ए स्टूडेंट इन वेरियस सब्जेक्ट इफ द टोटल मार्क्स obtained by the student were 540 आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। निम्नलिखित पाई चार्ट एक छात्र द्वारा विभिन्न विषयों में एक परीक्षा में प्राप्त किए गए अंकों को दर्शाता है। यदि छात्र द्वारा प्राप्त कुल अंक 540 थे तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इन विच सब्जेक्ट डिड द स्टूडेंट स्कोर 75 मार्क्स। छात्र ने किस विषय में 75 अंक प्राप्त किए, हिंदी में, इंग्लिश में, मैथमेटिक्स में कि साइंस में। तो यहाँ पर देखो ये ग्राफ दिया है कि भाई मैथमेटिक्स में उसने 90 डिग्री प्राप्त किए, साइंस में उसने 85 डिग्री, हिंदी में उसने 75 डिग्री, सोशल साइंस में 60 डिग्री और इंग्लिश में 50 डिग्री। ठीक है ना, ये आपको पाई चार्ट दिया गया है। ठीक है ना, जिसमें हर एक सब्जेक्ट में उसने कितने डिग्री जो है नंबर प्राप्त किए ये आपको जो है इसमें दिया गया है। छात्र ने जो कुल अंक प्राप्ति वो कितने थे आपके 540 थे। तो अब देखिए आपसे पूछा गया कि छात्र ने किस विषय में 75 अंक प्राप्त किए हैं। तो देखिए अब जो है आपको दो चीजें पता है, क्या क्या पता है, पाई चार्ट में आपको दिया गया भाई कितने डिग्री इसने किस विषय में सब नंबर प्राप्त किए और टोटल आपको पता है कि 540 नंबर उसने प्राप्त किए। तो अब जरा अलग अलग निकालो भाई, आपसे पूछा जा रहा है किस विषय में उसने 75 अंक प्राप्त किए। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं मैथ में, सबसे पहले हम निकाल लेते हैं मैथ में। मैथ में कितने नंबर उसने प्राप्त किए, तो अब देखो यहां पर दिया गया है टोटल नंबर कितने हैं 540 और मैथ में उसने कितने डिग्री प्राप्त किए तो 90 डिग्री। तो 540 इंटू 90 चूंकि डिग्री लगा है तो अपॉन हो जाएगा 360। अगर परसेंटेज लगा होता तो अपॉन में 100, डिग्री लगा है तो अपॉन में 360। क्योंकि जो पूरा सर्कल है आपका वो आपका 360 डिग्री का होता है, इसलिए जो है आप यहां पे क्या लगाएंगे अपॉन में 360। क्लियर है, यहां तो किसी कोई समस्या नहीं है। ठीक है, तो कितना देखो नंबर मिलेगा उसको मैथ में। ठीक है ना, मैथ में कितना नंबर मिलेगा, तो आपने कहा देखो भाई ये 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, 9 4 जा आपका 36 हो जाएगा, 4 से इसको कैंसिल कर दो, 4 1 जा 4। ठीक है ना, कितना बचेगा आपका 1, 14 हो जाएगा। तो 4 2 जा आपका 4 3 जा हो जाएगा 12। ठीक है ना, अब 4 5 जा हो जाएगा आपका 20। क्लियर है, ठीक है ना, 4 से हमने इसको डिवाइड कर दिया तो 4 1 जा 4 यहाँ बचेगा 1 तो 14 हो जाएगा, 4 3 जा 12 आपका 2 बचेगा, 4 5 जा 20। तो उसको मैथ में मिल गए 135। हमको ये चाहिए कि 75 किस में मिले हैं, तो अभी भाई मैथ में तो नहीं मिले उसको। ठीक है ना, अब जरा आप यहाँ पे निकालो किसमें, जो जो ऑप्शन में दिया उसी से। तो मैथ तो हमने निकाल लिया, अब हम निकाल लेते हैं हिंदी। अगर हिंदी की बात करें, ठीक है ना, अगर हिंदी की बात करें तो देखो हिंदी में कितने मिले उसको, हिंदी में कितने मिले, तो आपने कहा कि टोटल नंबर है 540 और हिंदी में कितने डिग्री मिले 75 डिग्री। हिंदी में मिले हैं 75 डिग्री, अपॉन हो जाएगा 100। ठीक है ना, देखो 25 से काट दो, 25 से इसको काट दो तो 25 तिया 75, 25 चौको 100, 4 से इसको काट दो तो 4 एकम 4। ठीक है ना,
और 4 तियाँ 12, 4 पंचे 20। हिंदी में कितने नंबर मिले उसको? तो ये हो जाएगा आपका 3 5 जा 15, 3 5 जा 15 बचेगा 1, 3 3 जा 9 और 1 हो जाएगा आपका 10, 3 1 जा 3 और 3 और 1 हो जाएगा 4। तो हिंदी में उसको मिले 405 नंबर, 405 नंबर। ठीक है ना, काफ़ी ज़्यादा नंबर मिल गए भाई उसको जो है हिंदी में। क्लियर है? तो हिंदी में कितने मिले? 75 डिग्री मिले ना। सॉरी, एक मिनट रुकिएगा, हमने यहाँ पे गलत कर लिया है। यहाँ पे हमने क्या रख दिया? अपॉन में 100, जबकि हमें क्या रखना है? अपॉन में 360 डिग्री। ठीक है ना, चूंकि यहाँ डिग्री लगा है ना तो 3/60 आ जाएगा। तो 540 इंटू आपका 75/360। ठीक है ना, तभी तो मैं भी सोच रहा हूँ कि भाई वहाँ पे ये कैसे आ गया। अगर 405 नंबर केवल उसको हिंदी मिल जाएंगे तो फिर वो तो 135 और 405 ही आपका 500 से ज़्यादा होता है। ठीक है ना, 540 से ज़्यादा ही हो जाएगा। ठीक है, तो दो विषयों मिला के भी इतने अगर आ जाते फिर बाकी विषय में तो उसको 0 मिलेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे आपको हमको क्या रखना है? 360 रखना था। अब जरा इसको देखो, सॉल्व कर लो भाई। तो यहाँ पर देखो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 9 6 जा 54, 9 4 जा आपका होता है 36, 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6। ठीक है ना, और इसको जब आप सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा आपका? ये 75 3 जा कितना हो जाएगा? 3 5 जा 15 और बचेगा 1, 3 7 जा 21 और 1 हो जाएगा 22/2। तो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। हिंदी मिले उसको 112 नंबर और जो है 0.5 और मिले, 112.5 नंबर उसको हिंदी मिले। अब हम बात कर लेते हैं, यहाँ से एक लाइन खींच लेते हैं ताकि इधर भी हम लोग सॉल्व कर सकें। अब हम बात कर लेते हैं साइंस में कितने मिले। अब हम बात कर लेते हैं साइंस में कितने मिले। ठीक है ना, साइंस में कितने मिले? तो आपने कहा टोटल नंबर है 540। साइंस में कितने डिग्री है? 85 डिग्री। साइंस में है 85 डिग्री, अपॉन हो जाएगा 360। ठीक है, जरा इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना आ जाएगा? तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 9 6 जा 54, 9 4 जा 36। ठीक है ना, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, ये हो जाएगा आपका 3 5 जा 15। ठीक है, बचेगा आपका 1, 3 8 जा 24 और 1 हो जाएगा 25/2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10। यहाँ इसको जो है साइंस में मिले 127.5। ठीक है ना, तो देखो हमने साइंस भी निकाल लिया भाई। तो यहाँ पे ना तो अभी उसको मैथ में मिले, ना तो हिंदी में मिले, ना तो मैथ मिले, ना तो साइंस मिले, तो इंग्लिश में मिलेंगे। इंग्लिश में फिर 75 मिले होंगे। देखो भाई इंग्लिश भी निकाल लो। इंग्लिश में जो है 50 डिग्री है। इंग्लिश में आपका कितना डिग्री है? तो आपने कहा 50 डिग्री, तो ये हो जाएगा आपका 540 इंटू 50/360। 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब किससे? इसको जो है 2 से 9 से कैंसिल कर दो, 6 जा 4 जा 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, ये हो जाएगा आपका 25 और 25 3 जा हो जाएगा आपका 75। तो किस में उसको मिले जो है? इंग्लिश में 75 नंबर मिले। इंग्लिश में 75 नंबर मिले। आप डायरेक्ट भी टिक कर सकते, जब इन तीनों को आपने निकाल लिया, इन तीनों में आपको जो है 75 किसी में नहीं मिले तो डायरेक्ट आप टिक कर सकते हैं इंग्लिश में 75 मिले। क्लियर है? तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। कैसे निकालना है समझ में आया? अगर परसेंटेज लगा है तो आप 100 करेंगे अपॉन में, क्योंकि डिग्री लगी है तो यहाँ पे अपॉन में कितना करेंगे? 360। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी ग्राफ पर आपका जो है बेस्ड है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन जो है पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में क्या दिए, पूछा गया आपसे कि हाउ मेनी मोर मार्क्स वर ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट इन मैथमेटिक्स देन इन हिंदी। छात्र द्वारा गणित में हिंदी की तुलना में कितने अधिक अंक प्राप्त किए गए। तो देखो अभी आपने हिंदी में भी निकाल लिए हैं और आपने मैथ में भी निकाल लिए हैं। तो अगर मैं बात करूं तो मैथ में कितने नंबर मिले उसको?
अगर मैं आपसे बात करूं कि जो है मैथमेटिक्स में कितने नंबर मिले, मैथमेटिक्स में उसको कितने नंबर मिले हैं, मैथमेटिक्स में उसको कितने नंबर मिले हैं, तो अब बार बार क्या सॉल्व करना है, यहाँ पे जब हम निकाल चुके उसको वहां से ले लो डायरेक्ट। 135 मिले हैं, 135 मिले हैं। हिंदी में कितने नंबर मिले हैं उसको, हिंदी में कितने नंबर मिले हैं उसको, तो हिंदी में उसको मिले हैं कितने नंबर, जरा देखो भाई, हिंदी में मिले हैं उसको 112.5 नंबर, 112.5, ठीक है ना। अब दोनों के बीच का जरा डिफरेंस निकाल लो, कितना हो जाएगा 135 माइनस 112.5, 112.5। तो देखो सबसे पहले पॉइंट का यहाँ पे 0 ले लेंगे तो 10 हो जाएगा, 10 माइनस 5 तो आपका डेसिमल के बाद 5 आ जाएगा, ठीक है ना। तो पहला और चौथा ऑप्शन तो नहीं हो सकता। अब जरा देखो यहाँ पे आपका 4 बचेगा, 4 में से 2 गया, कितना बचेगा 2 बचेगा। यहाँ पे आपका 3 माइनस 1 तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, 22.5। गणित में हिंदी की तुलना में उसको 22.5 मार्क्स ज़्यादा मिले, तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन भी पाई चार्ट पर ही बेस्ड है, ठीक है ना। 24 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ मेनी मोर मार्क्स obtained इन साइंस एंड हिंदी टुगेदर देन दैट इन सोशल साइंस एंड मैथमेटिक्स टुगेदर। विज्ञान और हिंदी में मिलाकर, सामाजिक विज्ञान और गणित में मिलाकर प्राप्त अंकों से कितने अधिक अंक प्राप्त हुए। तो यहाँ पर देखो हमने विज्ञान में भी निकाल लिए हैं, हमने हिंदी में भी निकाल लिए हैं, सोशल साइंस बचा हुआ है, सोशल साइंस बचा हुआ है। तो जरा सोशल साइंस में देख लें कि उसको कितने नंबर मिले हैं। अगर आप सोशल साइंस की बात कर ले कि सोशल साइंस में उसको कितने नंबर मिले हैं, तो सोशल साइंस में उसको मिले 60 डिग्री, तो 540 इंटू 60 अपॉन हो जाएगा 360, कितना हो जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 6 जा आपका 36 हो जाएगा, 6 9 जा आपका 54 हो जाएगा। अर्थात सोशल साइंस में उसको 90 नंबर मिले, सोशल साइंस में उसको कितने नंबर मिले, 90 नंबर मिले, ठीक है ना। तो अब जरा देखो भाई, अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, पहले कह रहा है विज्ञान और हिंदी, अर्थात साइंस और हिंदी में, साइंस और हिंदी को मिलाकर उसको कुल कितने नंबर मिले। तो आपने कहा कि हिंदी में तो उसको मिले थे 112.5। जरा साइंस की बात कर लेते हैं, साइंस में मिले थे उसको 127.5। देखो साइंस में उसको मिले थे 127.5 और हिंदी में उसको मिले थे 112.5। तो इनका टोटल कितना हो गया भाई, तो 5 हो जाएगा 0, डेसिमल 1 आपका होल्ड हुआ, 7 2 आपका 9, 9 1 हो जाएगा आपका 10, फिर से 1 होल्ड हुआ, 2 और 1 हो जाएगा आपका 3, 3 और 1 हो जाएगा आपका 4 और 1 हो जाएगा आपका 2, ठीक है ना। तो 240 नंबर मिले आपके साइंस और हिंदी को मिला के। अब जरा बात कर लेते हैं कि सोशल साइंस, सोशल साइंस, सोशल साइंस और मैथमेटिक्स को मिला के कितने मिले, और मैथमेटिक्स को मिला के कितने मिले, मैथमेटिक्स को मिला के कितने मिले। तो आपने कहा कि सोशल साइंस में उसको 90 नंबर मिले, मैथमेटिक्स में 135 थे, है ना। कितने थे देखो जरा एक बार चेक कर लो, 135। तो मैथमेटिक्स में उसको 135 नंबर मिले। टोटल कितने हो जाएंगे ये, तो 5 जगह 5 हो जाएगा आपका 9 और 3 कितना हो जाएगा आपका 12 और 1 हो जाएगा आपका 2। तो इसमें मिले 225। तो दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस आ गया, दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस आ गया, दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस आ गया। तो आपने कहा इन दोनों को मिला के मिले 240 और इन दोनों को मिला के मिले 225। तो यहाँ पे आपके कितने नंबर का डिफरेंस है, 15 नंबर का डिफरेंस है। कितने नंबर का डिफरेंस है, 15 नंबर का डिफरेंस है। तो साइंस और हिंदी में जो है 15 दोनों को मिला के 15 नंबर ज़्यादा मिले सोशल साइंस और जो है मैथमेटिक्स को मिला करके, ठीक है ना। तो 15 आपका सही आंसर होगा, तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा।
क्लियर है? तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन जरा देखिए, 25 नंबर का क्वेश्चन है। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि सॉल्व 2/x-3 प्लस 3/x-4 इक्वल्स टू 5/x, वेयर x नॉट इक्वल्स टू 3, x नॉट इक्वल्स टू 4 एंड x नॉट इक्वल्स टू 0। अर्थात x ना तो 3 के बराबर है, ना तो 4 के बराबर है, ना तो 0 के बराबर है। तो x की वैल्यू क्या होगी आपको बताना है। तो देखो जरा भाई, यहाँ पे कर लो। ये कितना दिया गया है आपका? दिया गया है 2/x-3 प्लस 3/x-4 इक्वल्स टू दिया गया आपका 5/x। ठीक है, तो जरा इसका एलसीएम ले लो। तो ये हो जाएगा आपका 2 इंटू x-4 और ये हो जाएगा आपका प्लस 3 इंटू x-3 अपॉन हो जाएगा, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर लो तो ये हो जाएगा x² माइनस 3x, फिर 4 का करो तो माइनस का 4x और प्लस का हो जाएगा आपका जो है पहले x का किया, फिर 4 को 4x माइनस का आपका हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का हो जाएगा 12 इक्वल्स टू 5/x। ठीक है, क्लियर है? अब देखो जब x का इधर हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो इसका जरा अंदर मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो जाएगा? हो जाएगा आपका x अंदर जब मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा? 2x माइनस 8 प्लस 3x माइनस 9 इक्वल्स टू हो जाएगा आपका जो है इधर 5 का मल्टीप्लाई कर लो तो ये हो जाएगा 5 का मल्टीप्लाई हो जाएगा किसमें आपका? x², ये हो जाएगा माइनस माइनस 7x और प्लस का हो जाएगा आपका 12। क्लियर है? अब देखो जरा ये कितना हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका 5x और ये हो जाएगा 5x माइनस 17। जब आप अंदर इसका मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा आपका? ये 5x² और ये हो जाएगा माइनस का 17x इक्वल्स टू 5 का जब अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 5x² माइनस का 35x प्लस का हो जाएगा 60। ठीक है, क्लियर है भाई? ये 2x और 3x कितना हो जाएगा? 5x। इस x का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x² आ जाएगा। अब देखो ये 5x² से ये 5x² कैंसिल हो जाएगा। अब ये 30 जो है 35 को इधर ले आओ तो ये हो जाएगा आपका जो है 35x माइनस 17x इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 60। कितना हो जाएगा आपका ये? तो 15 माइनस 7 कितना आ जाएगा? 8, ये 18x आ जाएगा। 18x इक्वल टू 60, तो x इक्वल टू कितने का हो जाएगा? तो x इक्वल टू हो जाएगा आपका 60/18। किससे कट जाएगा आपका ये? 4 से कटेगा क्या? नहीं, 6 से कट जाएगा। 6 त्रिक 18, 6 दाम 60। ठीक है ना? तो 10/3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी? 3:1/3। 3:1/3 इसको आप लिख सकते हैं। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी? 3:1/3 आ जाएगी। क्लियर है? या 10/3 कह सकते हैं या इसको कह सकते हैं 3:1/3। और x की वैल्यू तो हमें चाहिए थी, तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 26 नंबर का क्वेश्चन है। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कहता है रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ द पैरेलल साइड ऑफ ए ट्रेपेजियम इज 3:2। The shortest distance between them is 15 centimeter. If the area of the trapezium is 450 centimeter square, then sum of the length of the parallel side is। एक समलंब की समानांतर भुजाओं की लंबाई का अनुपात 3:2 है। उनके बीच की न्यूनतम दूरी 15 सेंटीमीटर है। यदि समलंब का क्षेत्रफल 450 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो समांतर भुजाओं की लंबाई का योग कितना है? इनमें से कौन सा आपका सही आंसर होगा? तो देखो ट्रेपेजियम की अगर हम बात करें तो जिसकी जो है यहाँ पर देखो इस प्रकार से कुछ ये बनता है। ये पैरेलल जो लाइनें हैं कुछ ऐसा बनेगा आपका ट्रेपेजियम। यहाँ से ऐसे मिला दो इसको, यहाँ से ऐसे, ठीक है ना, ऐसे मिला, कुछ ऐसा बनेगा। अब यहाँ पर देखो आपको दिया गया है, यहाँ पे इन भुजाओं का अनुपात दिया गया। जो ये पैरेलल लाइन है ना, ये जो ये पैरेलल लाइन है, ठीक है ना, जो समानांतर जो आपकी भुजाएं, इनका जो है रेशियो कितना दिया गया है? 3:2 दिया गया है। कितना दिया गया? 3:2। अब देखो यहाँ पे जो ये डिस्टेंस ना, ये डिस्टेंस,
ये डिस्टेंस आपको दी गई है, इस डिस्टेंस की जो है कितनी दी गई 15 सेंटीमीटर, ये आपको दिया गया है 15 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब कह रहा जो ये पैरेलल जो साइड है इनका जो है योग कितना होगा, और यहां पर जो है एक जो है 3 सेंटीमीटर दी गई है और एक इनका रेशियो 3:2 में दिया गया है। तो अगर यहां पे आप देखो इसको आप A, B, C और D अगर नाम देते हैं तो यहां पर देखो आपको दिया गया है AB रेशियो CD दिया गया है 3:2। कितना दिया गया है 3:2। अब यहां पे अगर मैं मान लूं कि AB इक्वल्स टू 3A और CD इक्वल्स टू आपने मान लिया 2A, ठीक है ना। CD इक्वल्स टू कितना मान लिया आपने 2A, ठीक। अब देखो जरा इसको मान लिया भाई AB रेशियो इतने देगा तो AB को हमें कितना मान लिया 3A और CD है आपका 2A। अब एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, ठीक है ना। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, ठीक है ना। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ठीक है ना। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, तो आपने कहा ये होता है 1/2 इंटू दोनों जो पैरेलल आपकी साइड है उनका योग, अर्थात AB प्लस जो है आपका DC और ये हो जाएगा आपका मल्टीप्लाई इंटू हाइट, ठीक है ना। तो हाइट कितनी है आपकी 15 सेंटीमीटर। तो यहां पे देखो आपका हो जाएगा, यहां पे अब एरिया ऑफ ट्रेपेजियम कितना दिया गया 450, तो ये जगह 450 इक्वल्स टू कितने हो जाएगा 1/2। AB की वैल्यू कितनी है आपकी 3A और DC की वैल्यू कितनी है 2A इंटू हो जाएगा आपका 15, ठीक है ना। तो यहां पे अगर हम देखें तो 5A, अब ये आपका 5A हो जाएगा, तो ये हो जाएगा A इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, अगर मैं निकालूं तो A इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 450 इंटू 2 अपॉन हो जाएगा आपका 5 इंटू 15 हो जाएगा भाई 3A और 2A कितना हो जाएगा आपका 5A। तो A इक्वल्स टू हो जाएगा 450 इंटू 2 और ये हो जाएगा 5 इंटू 15। देखो 15 3 जा हो जाएगा आपका कितना 45, ठीक है ना। अब 5 6 जा हो जाएगा आपका 30, तो 6 2 जा हो जाएगा आपका 12, 6 2 जा कितना हो जाएगा आपका 12, अर्थात जो A की वैल्यू है, A की वैल्यू आ जाएगी आपकी 12 सेंटीमीटर, A की वैल्यू आ जाएगी आपकी 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आपका देखो यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो AB आपने 3A माना है तो ये हो जाएगा आपका 3 इंटू 12, तो ये हो जाएगा आपका 36, ठीक है ना। CD कितना है, CD है आपका 2A, तो ये हो जाएगा आपका 2 इंटू 12, तो ये हो जाएगा आपका 24, कितना हो जाएगा 24। दोनों को अब देखो दोनों का योग आपसे पूछा है, आपको निकालना है AB प्लस जो है AB प्लस CD कितना होगा, AB प्लस CD आपसे पूछा है। तो AB की वैल्यू कितनी है 36, CD की वैल्यू कितनी है 24, दोनों को जरा ऐड कर लो कितना आ जाएगा, तो 6 और यह आ जाएगा 60, तो 60 सेंटीमीटर आपका सही आंसर आएगा। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो दोनों समानांतर भुजाओं की जो आपका दोनों समानांतर भुजाओं की लंबाई का जो योग है वो हो जाएगा आपका 60 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप बहुत आसानी से जो है मैथ के क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। तो आज जो है हम लोगों ने दोनों पार्ट को मिला के टोटल 26 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। फर्स्ट पार्ट में 12 क्वेश्चन सॉल्व किए और इस पार्ट में आपके 13 से 14 क्वेश्चन इस में सॉल्व कर लिए। तो टोटल मिला के 26 क्वेश्चन आपके जो है दोनों पार्ट को मिला के कंप्लीट होते हैं। क्लियर है? तो उम्मीद करते हैं कि आज क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, आज के कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुए होंगे। अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो, आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आप नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको क्लास की जानकारी समय समय पर मिलती रहे और आपकी तैयारी बेहतरीन तरीके से चलती रहे। तो आज इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।